श्रोताओं नमस्कार। समसामयिक विषयों पर आधारित हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में के आज के अंक के साथ मैं विकल्प शुक्ला। श्रोताओं, कल यानी 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस मौके पर ऐसी महिलाओं का सम्मान किया जाता है और उनकी उपलब्धियों से लोगों को परिचित कराया जाता है जिन्होंने महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया है। आज हम छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र की ऐसी ही एक महिला उद्यमी से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। ये हैं जगदलपुर की शेख रजिया। शेख रजिया ने लघु वनोपज के खाद्य प्रसंस्करण की इकाई स्थापित कर न सिर्फ कुपोषण को दूर करने में योगदान दिया है, बल्कि इन्होंने बड़ी संख्या में इस आदिवासी बहुल क्षेत्र में महिलाओं को रोजगार भी उपलब्ध कराया है। आपको भारत सरकार की नीति आयोग द्वारा भी सम्मानित किया जा चुका है। शेख रजिया जी, आकाशवाणी समाचार के इस कार्यक्रम में हम आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार सर। शेख रजिया जी, आपने प्राकृतिक सुंदरता और अपनी आदिवासी संस्कृति के लिए मशहूर बस्तर इलाके में बस्तर फूड्स नाम से फर्म की स्थापना की है। इस सफर की शुरुआत यानी कि इसका आगाज कैसे हुआ, इसके बारे में सबसे पहले हमारे श्रोताओं को बताइए। इसका आगाज जब मैंने अपनी हायर स्टडीज खत्म कर ली बाहर, मैंने जो है वो एमएससी माइक्रोबायोलॉजी आंध्र प्रदेश में विजयवाड़ा से किया है जी। देन आफ्टर कंप्लीशन ऑफ माय एमएससी फिर वापस मैं छत्तीसगढ़ आ गई बस्तर। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई तो जॉब इतना आसान नहीं था, कहीं पे भी कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं दिख रही थी क्योंकि मेरा जो फील्ड था वो रिसर्च से जुड़ा हुआ है। मैं एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ और हर चीज को रिसर्च के नजरिए से ही मैं परखती हूँ। लेकिन यहाँ पर कहीं पे भी वो अपॉर्चुनिटी नहीं दिखी मुझे। लगभग अराउंड 6 महीने या 7 महीने मैंने काफी जॉब के लिए स्ट्रगल किया। फिर जैसे हर बेरोजगार के दिमाग में शुरू हो जाता है एक तूफान, अफरा तफरी, जॉब नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, क्या करें। तो वैसा कौतूहल मुझ में भी था जी। फिर लकीली फिर मैंने पापा को बोला कि पापा इसमें तो अपॉर्चुनिटीज कम है जी। मैं अब आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो हैं सिविल सर्विस के लिए मैं वापस जाना चाहती हूँ तैयारी के लिए जी। तो पापा ने बोला ठीक है आप जाकर तैयारी कीजिए। तो वापस हैदराबाद जाना हुआ, तैयारियां किया, बट उसमें भी हमारा हमेशा कुछ न कुछ नंबर से छूट जाता था प्रीलिम्स जी। तो फिर मैंने बोला कि शायद ये मेरे बस की बात नहीं होगी जी। देन फिर 2015 में मैं वापस आई छत्तीसगढ़ जी। मेरे होम टाउन जगदलपुर जी। फिर मैंने ये एक संस्था है रामकृष्ण शारदा सेवाश्रम जी, उसमें ही ये प्रोजेक्ट है जो कि मुंबई के एक फेमस गायनेकोलॉजिस्ट है डॉक्टर अमित सेन गुप्ता जी। उन्हीं के सानिध्य में मैंने फिर ये प्रोजेक्ट ज्वाइन किया जी। तो इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत मुझे आदिवासी इलाके में जाने को मौका मिलता था, जंगलों में जाने को, जंगल में जो धरोहर है, वनस्पति हैं, उनसे रिलेटेड सारी जानकारियां ट्राइबल हीलर से लेने को मुझे मौका मिला। तो इस तरीके से फिर जो एक क्यूरियोसिटी थी रिसर्च की वो फिर से जाग गई जी। फिर मैंने इसमें जॉब करना शुरू किया। अराउंड मैंने इसमें 2.5 साल काम किया जी। तो वहां से 2.5 साल काम करने के बाद फिर मुझे पता चला कि हमारे एरिया में बहुत गैप है जी। यहाँ पर वाकई में अपॉर्चुनिटीज या अवसर की जो बात करें काफी सख्त जरूरत है जी। अब तक मैं खुद थी कि मुझे जॉब चाहिए करके मैं जॉब मांग रही थी, बट मुझ जैसे कई ऐसे युवा वर्ग है जिनको रोजगार की काफी जरूरत है। मेरी पढ़ाई काफी अच्छी रही, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं जो यहीं के लोकल इलाके में पढ़े हैं, बट उनको अपॉर्चुनिटीज जो है बस्तर के लोग होने की वजह से कम मिल पा रही थी। रिसर्च के दौरान मुझे ये भी पता चला कि हमारे आदिवासी इलाके में जो बच्चे हैं वो कुपोषित हैं। सबसे बड़ी जो मैंने विडंबना यहाँ पे देखी कि इतने सारे रिसोर्स होते हुए बच्चे हमारे कुपोषण से ग्रसित है। पहली बात तो ये कि उस पूरे इलाके में कुपोषण है और दूसरी बात की रोजगार की भी कमी है। बहुत ज्यादा। आपने ये बहुत अच्छा एक उद्यम किया जो दोनों ही कमियों को दूर कर सकता था जी। तो इसकी शुरुआत फिर कैसे हुई? एक्चुअल में ये 3 सालों का ही प्रोजेक्ट था, बट किसी कारणवश 2.5 वर्ष में ही ये खत्म हो गया जी। अब मुझे नए रोजगार के अवसर ढूंढने थे, तो मैंने बोला कि हर बार मैं जॉब क्यों ढूंढूं जी। मैं ही क्यों एक ऐसा प्लेटफॉर्म ना बना लूं जिस पर मुझ जैसे युवा वर्ग को काम करने का मौका मिले, अपने हुनर को दिखाने का मौका मिले जी। जॉब मांगने से अच्छा है कि मैं जॉब देने वाले पोजीशन पे आ जाऊं। तो मैंने कड़ी मेहनत किया। शुरुआत में मैंने अपने घर में भी नहीं बताया कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं बस सुबह उठ के गांव की तरफ निकल जाती थी, महिलाओं के साथ काम करती थी, क्योंकि जब मैं जॉब कर रही थी तो उसी टाइम मुझे कुछ आदिवासी महिलाओं से मिलने का मौका मिला।
उनकी समस्याओं को सुलझाने का मौका मिला। तो इस तरीके से हमारा काफी अच्छा बॉन्डिंग बन गया था महिलाओं से। तो फिर हमने उनके साथ उनसे कदम से कदम मिला के चलना शुरू किया। उनके काम को फिर हम बाहर लेकर आए। वो महिलाएं बाहर नहीं जा सकती कि वो शादीशुदा और बच्चों से जिम्मेदारियों से घिरी हुई थी। फिर हमने बोला कि ठीक है, आप नहीं जा सकते, आपका काम हम सामने लेकर जाएंगे। तो हम उस काम को कैसे एक बोलचाल की भाषा में लोगों को बताना है कि वो समझ सके। फिर हमने अलग अलग प्लेटफॉर्म पे इस काम को प्रेजेंट करना शुरू किया। काफी सराहना हुई, काफी हम लोगों को अचीवमेंट्स मिले। तो जब एक समूह को हम उठा सकते हैं तो ऐसी कितनी महिला समूह है जिनके कार्य को हम उठा सकते हैं। कि आपने अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे उनके काम को प्रदर्शित करना शुरू किया। तो कौन से प्लेटफॉर्म्स थे जिन पे आपने जो है वो इन्हें प्रदर्शित करना शुरू किया, पहली बात। और दूसरी बात कि कोई भी व्यवसाय को स्थापित करने के लिए शुरुआत में दिक्कतें आती ही हैं, तो आपके सामने भी किस तरह से परेशानियां और बाधाएं आई और फिर उन चुनौतियों का आपने किस तरह से मुकाबला किया? प्लेटफॉर्म की बात करें तो पहला सवाल का जवाब ये है कि जैसे दशहरा यहाँ पे बहुत ही वर्ल्ड फेमस है जी। तो दशहरा में एक प्रदर्शनी होती है जहाँ पर हर कोई अपने अपने कार्य को वहाँ पे दिखाते हैं। तो प्रदर्शनियों में 10 दिन 15 दिन का स्टॉल लगाते थे जी। वहाँ पर लोगों को बोलते थे कि ये महुआ है या फिर ये जंगल के ऐसे उत्पाद है, इसको महिलाओं ने बनाया, आप ट्राई कीजिए, कहीं पे कोई शिकायत होगी उसका समाधान हम देंगे, हम जिम्मेदारी उठाएंगे। ये हो गया। रायपुर में जो अल्फा एंटरप्रीनर प्रोग्राम हुआ था जहाँ पे सारे स्टार्टअप्स आए थे, तो वहाँ पे भी हमारा जाना हुआ जी। देन उसके बाद दिल्ली के भी जो एग्जीबिशन आदि महोत्सव होते हैं वहाँ पर भी जाना हम लोगों ने शुरू किया जी। आदि महोत्सव में भी अपने कार्य को दिखाया। देन उसके बाद हमको इसी कार्य के अंतर्गत फिर अलग अलग राज्यों में जब भी मेले होते थे तो वहाँ पर हमने इसको दिखाना शुरू किया काफी बड़े लेवल पे। एक वीडियोस बनाना, उसको फिर वीडियोस को लोगों को फॉरवर्ड करना सोशल मीडिया में। फिर इस तरीके से क्यूरियोसिटी जागनी शुरू हो गई। गांव बाजारों में जो हाट बाजार होते थे उसमें भी चीजों को हम दिखाने लगे। तो इस तरीके से हर जगह हमने करना शुरू किया जी। और अगर इसमें समस्याओं की बात करें तो समस्याएं बहुत आई हम लोगों को प्रारंभ में जी। क्योंकि ये उत्पाद जो थे वो कुपोषण से मुक्ति दिलाने के लिए थे जी। कुपोषण ज्यादा करके बच्चों और महिलाओं में होता था, तो यही इसको खाने से पीछे हटने लगे। अच्छा। हमने बोला कि जिन ग्राहक वर्ग के लिए हमने ये प्रोडक्ट बनाया वो तो खा ही नहीं रहे, बल्कि वो तो इस प्रोडक्ट को देख के डर के भाग रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमारे साथ जो महिलाएं काम कर रही हैं उनके लिए भी एक रेवेन्यू जनरेट करना बहुत जरूरी है। कैसे जनरेट करें, क्योंकि लोग तो खरीद नहीं रहे, डर रहे हैं। कोई भी नया उत्पाद होता है तो लोगों के अंदर एक हिचक होती है। हिचक को दूर करने के लिए फिर हमने इसका एनालिसिस करवाना शुरू किया कि ये प्रोडक्ट जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए पूरी तरीके से सेफ है, पहली बात जी। उसके बाद फिर ये रिपोर्ट्स को हमने सारे डॉक्टर्स को फॉरवर्ड किए। ये रिपोर्ट्स हमने छत्तीसगढ़ मंत्रालय है वहां पर हमने इस रिपोर्ट्स को भेजा। NRLM की टीम के साथ हमने शेयर करना शुरू किया जी। कि डरने वाली बात नहीं है, ये प्रोडक्ट ह्यूमन कंजप्शन के लिए पूरी तरीके से सेफ है। रिसर्च के पेपर्स हमने फॉरवर्ड किए जी। सारा चीज किया। एक प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया हमने, मतलब ये प्रोडक्ट खाएंगे आप हीमोग्लोबिन बढ़ेगा। इसका भी हमने फील्ड ट्रायल किया तो हम लोगों को रिजल्ट जो है वो पॉजिटिव आया। तो ये सारे जो रिसर्च का फेज था ये हमारा 2 साल तक चला लगभग पूरा। रिसर्च करना, अप्लाई, रिसर्च एंड अप्लाई, फिर फील्ड विजिट। तो लोगों का खास माइंडसेट होता है, उसको बदलने में भी आपको काफी दिक्कतें आई। मैं ये जानना चाहूंगा कि आपका ये जो बस्तर फूड्स है ये अभी फिलहाल यदि हम बात करें तो किस तरह के लघु वनोपजों का प्रसंस्करण करती है और किस तरह के उत्पाद बनाती है? ये सबसे पहला जो हमारा टारगेट प्रोडक्ट है वो महुआ, दूसरा जो है हमारे पास इमली, तीसरा काजू जी, फिर चिरौंजी, टिक्कूर, ये सारे उत्पाद हमारे अंदर आते जी। तो हमारे लैब में सबसे पहले जो हमारे साइंटिस्ट हैं वो प्रोडक्ट डेवलप करते हैं जी। और ये देखते हैं कि ये प्रोडक्ट कितने दिन तक ह्यूमन कंजप्शन के लिए सेफ है, शेल्फ लाइफ कितनी है, पैकेजिंग क्या होगी, ब्रांडिंग क्या होगी, लेबलिंग, लाइसेंसिंग, ईच एंड एवरी पैरामीटर पे ये काम करते हैं हमारे साइंटिस्ट। और इसमें हर पैरामीटर पे वर्क होता है कि कितने न्यूट्रिएंट्स हैं इसमें और ये हमारे हेल्थ से रिलेटेड किस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए प्रोडक्ट डिजाइनिंग का काम चलता है। बाद में जब पूरी तरीके से प्रोडक्ट फॉर्मुलेट हो जाते हैं फिर हम क्या करते हैं, इन फॉर्मूलाज को हमारे एसएचजीज को हैंड ओवर कर देते हैं कि आप अब प्रोडक्शन कीजिए, सारा चीज हम देखेंगे। जो प्रोडक्शन होता है देन उसके बाद हम मार्केट में इन प्रोडक्ट्स को पैक करके भेज देते हैं। जो महिला स्व सहायता समूह है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनको आप दे देते हैं प्रोडक्ट को आप डेवलप करके और फिर वो उसका मास प्रोडक्शन करते हैं। अभी आपके सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स कौन कौन से हैं? हमारे महुआ लड्डू सबसे लोकप्रिय है पहला जी। फिर महुआ बाइट, महुआ चाय जी,
एंड महुआ एनर्जी बार जी, इमली सॉस जी, मसाला गुड़ जी और ढेकी चावल। अच्छा, मतलब देखिए आप ये जो लघु वनोपज है जो हमारे बस्तर क्षेत्र में बहुतायत में पाया जाता है, उससे आपने इतने शानदार प्रोडक्ट्स आपने बनाए हैं। अच्छा, हम ये जानते हैं रजिया जी कि आपने अपने इस जो उद्यम है उससे बस्तर क्षेत्र की अनेक महिलाओं को भी जोड़ा है और उन्हें भी आप आर्थिक रूप से सशक्त बना रही हैं। फिलहाल कितनी महिलाएं अभी आपसे जुड़ी हुई हैं? उन महिलाओं की पृष्ठभूमि क्या है और उन्हें आप किस तरह से प्रशिक्षण देकर अपने से जोड़ती हैं? इसके बारे में भी हमें बताइए। वर्तमान में अभी हमने लगभग 8 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाकर हैंडओवर किए हैं एसएचजी को, कांकेर में, कोंडागांव, देन उसके बाद दंतेवाड़ा और बस्तर जी। तो इन 8 यूनिट में अगर महिलाओं की बात करें तो लगभग 350 महिलाएं काम कर रही हैं जी, एक्टिवली जी। प्लस ग्राउंड लेवल पे भी कुछ महिलाएं हैं जो कच्चे माल संग्रहण का काम करती हैं जी। जैसे हमको धान की जरूरत होती है तो धान खरीद के लाके देना हमें जी। फिर हमें महुआ की जरूरत है तो महुआ कलेक्शन में, इमली की जरूरत है तो इमली कलेक्शन का काम करती है जी। इस तरीके से संग्रहण के काम में भी कई महिलाएं, लगभग 200 से 300 महिलाएं उसमें भी जुड़ी हुई हैं अप्रत्यक्ष रूप से जी। और हमारी 2-2, 3-3 दिन के कार्यशाला होती है। इसमें अलग अलग जिले से हमारे पास महिलाएं आती हैं ट्रेनिंग के लिए जी। तो हम उनको 3 दिन का एक ट्रेनिंग देते हैं। फिर हम उनको बताते हैं कि अगर आप हमसे नहीं भी जुड़ी किसी कारणवश, लेकिन आपको हम इतना सक्षम बना के दे रहे हैं कि आप अपना काम खुद भी कर सकते हैं जी। आप अपना रेवेन्यू खुद बना सकते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास 2000 से ज्यादा महिलाओं ने 3 दिवसीय या 2 दिवसीय ट्रेनिंग लेकर वो वापस अपने घर पे काम कर रही हैं जी। और आपके अभी जो प्रोडक्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के अलावा, और कहाँ कहाँ पे इनकी आप बिक्री कर रही हैं? 2 हमारे चेन है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन है। ट्राइफेड जो पूरे भारतीय प्लेटफॉर्म है जी, उस पे हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल है ट्राइफेड के वेबसाइट पे जी। देन हमारा खुद का वेबसाइट है, तो हमारे वेबसाइट से भी हम लोगों को ऑर्डर मिलता है। तो ये ऑनलाइन मार्केटिंग हो गई हमारी जी। तीसरा, अगर ऑफलाइन मार्केट की बात करें तो हमारे पास सीआरपीएफ कैंटीन्स हैं, देन उसके बाद एनएमडीसी के कैंटीन्स हैं जी। प्लस हमारे पास ट्राइफेड के जो दूसरे दुकान जो बाहर राज्यों से हैं उनसे भी हमें ऑर्डर प्लेस होता है तो हम उनको भी देते हैं जी। तो इस तरीके से हम लोग अलग अलग लोगों से मिलते हैं और उनको हम अपने प्रोडक्ट बताते हैं, तो उनको अच्छा लगता है तो फिर वो अपनी दुकान में रखना शुरू कर देते हैं। भारत सरकार के नीति आयोग ने भी आपको देश की सर्वश्रेष्ठ महिला उद्यमों में शुमार किया, इसके बारे में भी हमारे श्रोताओं को बताइए। ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। यूएस से आने के बाद एक मेरे मेल पर आया था कि नीति आयोग इस तरीके का कंपटीशन कंडक्ट कर रहा है जिसमें सारी महिला उद्यमियां जो अपने क्षेत्र के लिए कार्य कर रही हैं जी, वो अपने बारे में बताएं। तो हमने भी अपने बारे में बताया कि हम हमारे बस्तर क्षेत्र के लोगों जो अक्सर प्रभावित इलाके हैं, आदिवासी महिलाएं जो कम पढ़ी लिखी हैं, उनके लिए हम ये काम कर रहे हैं। तो फिर पहले तो अराउंड 2200 या 2300 के करीब नॉमिनेशन थे, उसमें से टॉप 100 पे हम आए। टॉप 100 में आने के बाद फिर हमने उसमें एक फिर प्रेजेंटेशन दिया तो फिर हम टॉप 30 पे आ गए। वो एक काफी बड़ा अचीवमेंट रहा हमारे लिए कि बस्तर जैसे इलाके, प्रदेश के लिए भी एक बहुत बड़े गर्व की बात है ये जी। ये 2020 में हुआ था जी जी। वो एक हमारे लिए अचीवमेंट रहा। राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हम लोगों को फेलोशिप मिली। बहुत बहुत है आपको, ये हम सब के लिए बहुत गर्व की बात है ये। शेख रजिया जी, अंत में हम मतलब ये जानते हैं कि अनेक महिलाएं इस तरह के सपने देखती हैं, लेकिन आप उन चंद महिलाओं में से हैं जिन्होंने न सिर्फ सपना देखा बल्कि उसे साकार भी किया है। और आपकी ये जो पूरी कहानी है, आपका ये जो पूरा सफर है, ये जो श्रोता अभी इस हमारे कार्यक्रम को सुन रहे हैं उन्हें ये सीख मिलती है कि हमेशा आदमी पढ़ने के बाद नौकरी के लिए प्रयास करता है और करना भी चाहिए, लेकिन यदि आपको नौकरी नहीं मिल रही है, यदि उसमें आपको किसी तरह की नाकामी मिल रही है तो निराश बिल्कुल ना हो सकता है कि ऊपर वाला शायद ये कहता हो कि आप नौकरी करने के लिए नहीं बने हैं, आप नौकरी देने के लिए बने हैं, जैसा कि आपके मामले में हुआ है। तो इस समय हमारे कार्यक्रम को जो महिला श्रोता सुन रही हैं उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि वे अपने सपनों को पूरा करने के लिए किस तरह से प्रयास करें? मेरे पास जितनी भी महिलाओं के कॉल आते हैं, प्रश्न आते हैं, वो बस मुझे ये पूछते हैं कि हम भी करना चाहते हैं, हम कैसे करें, लेकिन हम घर के बाहर नहीं जा सकते, हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी है या हमें डर लगता है जी। तो इन महिलाओं के लिए मेरा बस एक ही सजेशन है, डरेंगे तो काम नहीं होगा जी। कोई भी बिजनेस की बात करें या किसी भी उपलब्धि की बात करें, वो घर बैठे हासिल नहीं होती जी। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत करने के लिए आपको
कदम बाहर लेकर आने ही पड़ेंगे। जी। कई लोगों को खोने का बड़ा डर होता है कि मेरे पास इतने से पैसे हैं, ये भी चले गए तो कैसे होगा। अगर आपके पास हुनर है तो आप पैसों के लिए मत डरिए। अगर वो पैसे जाते भी हैं लेकिन आपको एक एक्सपीरियंस मिलेगा। जी। बिजनेस में अगर आना चाहते हैं, सबसे पहले है कि आप में हिम्मत होनी चाहिए कर गुजरने का। दूसरा, आपको कदम बाहर लेकर आना पड़ेगा और लोगों के कंधे से कंधा मिलाकर चलना पड़ेगा। जी। मेहनत करेंगे, सफलता जरूर मिलेगी। बहुत अच्छी बात कही आपने, और आप जो है वो अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं, और हमारे इस कार्यक्रम को सुनने के बाद अनेक महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनेंगे भी। हम सबको आप पे गर्व है, और आपकी इन उपलब्धियों के लिए आपको बहुत सारी बधाई, और आने वाली उपलब्धियों के लिए आपको बहुत सारी हमारी ओर से शुभकामनाएं। एक बार पुनः आकाशवाणी समाचार की ओर से हम आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। धन्यवाद सर। तो श्रोताओं, ये था समसामयिक विषयों पर आधारित हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम बातों बातों में। अगले हफ्ते एक नए अंक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।